सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शब्द विचार। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, हिंदी आती है। सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा है शब्द विचार। सबसे पहले बात करते हैं शब्द से पहले जो हमारा भाषा के अंग, भाषा के अंग हैं, भाषा के 3 अंग हैं। वर्ण, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है। दूसरा है हमारा शब्द और तीसरा है हमारा वाक्य। वर्ण हमने पढ़ लिए थे, हमारे जो वर्ण है 52 वर्णमाला में, वो हमने वर्ण पढ़ लिए थे पिछली क्लास पर। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस क्लास को जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की में वर्णमाला से संबंधित जो क्लास है वो। तो भाषा के अंग है 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। ये इस प्रकार भाषा के 3 अंग हैं। पहला अंग हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करते हैं दूसरे शब्द की। शब्द विचार। और विचार का मतलब क्या होता है? शब्द विचार का कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका लेखन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो उचित तरीके से हो, शुद्ध तरीके से हो, वो क्या कहलाता है? विचार। अब है पूरा शब्द विचार। शब्द क्या है? अर्थपूर्ण ध्वनि या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकले। अब मैं ल ज लिख दूं, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ज ल लिख दूं, इसका क्या है? अर्थ है। तो क्या है? अर्थपूर्ण ध्वनि होगी, अक्षरों का समूह होगा। ज एक अक्षर है, ल एक अक्षर है, तो अक्षरों का समूह होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा शब्द। यह भाषा का वह सबसे छोटा भाग है जो अपने आप में अर्थ प्रकट करता है। शब्द वाक्य निर्माण की मूल इकाई है। जब शब्द का निर्माण होता है तो शब्दों के जो सार्थक समूह बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम वाक्य। तो शब्द वाक्य निर्माण की क्या है? मूल इकाई है। उदाहरण के लिए शब्द कौन कौन से? जैसे राम, जल, विद्यालय, खेल, पुस्तक आदि क्या है? हमारे अर्थपूर्ण क्या है? शब्द है। शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? शब्द के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, फिर है बनावट रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह बनता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आप ये जो क्लास है ये पूरे अंत तक देखना, आपको पूरा शब्द रचना, पूरी शब्द जो विचार हैं वो अच्छी तरह से एक ही क्लास में आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। आप खुद के नोट्स बनाएं। शब्द के 4 प्रकार हैं, अर्थ, बनावट, रचना, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। सबसे पहले बात की हमने शब्द, शब्द में हमारे कितने आए? 4 भेद। 4 भेद सबसे पहले हैं अर्थ के आधार पर, फिर है हमारा रचना या बनावट के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर, और है हमारा लास्ट उत्पत्ति के आधार पर। ये है हमारे शब्द के 4 प्रकार। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर फिर 2 भागों में इसको बांटा गया है। कौन से? सार्थक और निरर्थक।
या आप ऐसे टेबल बनाए तो टेबल से आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, अपने नोट्स में टेबल बनाए ऐसे अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भाग हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं, सार्थक। स अर्थ, अर्थ के साथ, नाम से जैसे ज्ञात है, अर्थ के साथ, जैसे गुलाब, आदमी, जल, पानी। आप कोई भी एग्जाम्पल लो जिसका सार्थक अर्थ निकले वो क्या है हमारे सार्थक। फिर सार्थक के भी चार भेद हैं हमारे, इस सार्थक के भी हमारे क्या है, चार भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। सार्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ निकले। फिर सार्थक के क्या है हमारे चार भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द, जिनका सिर्फ एक अर्थ निकले। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है और भ्रम की कोई संभावना नहीं रहती। एक ही अर्थ देते हैं, स्पष्ट और निश्चित होते हैं, वाक्य में आसानी से समझे जाते हैं। जैसे कि सूर्य का ही अर्थ होता है सूर्य, चांद चांद ही है, ठीक है, सूर्य सूर्य ही है। पृथ्वी पृथ्वी ही है, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले। उदाहरण देख लेते हैं, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है, सूर्य क्या है, पूर्व दिशा से निकलता है। चांद रात में दिखाई देता है, बिल्कुल। पृथ्वी गोल है, ठीक है, जिसका एक ही अर्थ निकले वो क्या है हमारे एकार्थी। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता है। एक से अधिक अर्थ होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थ स्पष्ट होता है, भाषा में विविधता लेके आते हैं। जैसे कि कल, कल का हमारा होगा बीता हुआ कल, और आने वाला कल, हम जो बीत गया उसको भी कल बोलते हैं, जो आने वाला उसको भी कल बोलते हैं। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग होगा तब हमें पता लगेगा कि हम आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं या बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है जल, जैसे कि जल का पानी के रूप में भी प्रयोग होता है और आंसू के रूप में भी प्रयोग होता है। बाल, सिर के बाल, इनको भी बाल बोलते हैं, और बालक बच्चा उसको भी बाल बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कल मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, कल मतलब ये बीते हुए कल की बात की जा रही है। कल तुम्हें परीक्षा देनी है, ये आने वाले कल की बात है। जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तब इसका पता लग रहा है कि ये बीता हुआ कल है या आने वाला कल है। उसकी आंखों में जल भर आया, यहाँ क्या है, आंसू को जल के रूप में कहा गया है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो जल जब यहाँ प्रयुक्त हुआ है तो आंखों में आंसू भर आए, आंसू की जगह हमारा क्या है, यहाँ जल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जल का किसके उसमें प्रयोग किया गया है, आंसू के लिए। बच्चे के बाल बहुत मुलायम है, तो बच्चे के बाल इसमें कौन से बालों, सिर के बालों की बात की गई है, इसका ये अर्थ निकलता है सिर के बाल। और बालक में इसमें अगर ये कहें वो वह बाल पन से ही शरारती है, तो इसमें क्या है, ये जो बाल यूज हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये हुआ है बालक के लिए, ठीक है, वो बालकपन से ही क्या है, शरारती है। और ये बाल किसके लिए अर्थ हुआ है इसका, सिर के बाल। पर्यायवाची शब्द, तीसरे नंबर पर है पर्यायवाची। वे शब्द जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये शब्द एक ही अर्थ के लिए अलग अलग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो अनेकार्थी थे वे एक से अधिक अर्थ निकालते थे। ये क्या है, शब्द एक ही अर्थ के लिए अलग अलग रूप में आ जाता है, शब्द ही बदल जाता है। जैसे कि राजा, राजा का अन्य शब्द होगा नरेश, सम्राट, स्वामी, जल का पानी, वारी, नीर, पर्वत, गिरी, शैल, अचल।
पर्यायवाची शब्द वे शब्द एक ही अर्थ के लिए अलग अलग रूप ले लेते हैं। जैसे कि राजा ने सभा में भाषण दिया। फिर नरेश, ये भी राजा ही होता है। नरेश ने जनता का स्वागत किया। यहाँ भी नरेश क्या है, राजा ही है, लेकिन यहाँ क्या है, राजा का पर्यायवाची प्रयोग किया गया है नरेश। जल जीवन के लिए उपयोगी है। जल मतलब पानी, जल पानी। यहाँ जल प्रयोग किया है शब्द पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, पर्वत जैसे कि इसमें गिरी, शैल, अंचल, इसमें गिरी लिखेंगे तो अलग सा लगेगा, गिरी बहुत ऊंचा है, नहीं, इसमें वाक्य को देखते हुए पर्यायवाची शब्द जोड़ा जाता है। फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये शब्द अर्थ की दृष्टि से विरोध व्यक्त करते हैं। उदाहरण, दिन का रात, सुख दुख, छोटा बड़ा। उदाहरण के लिए दिन के बाद क्या है, रात आती है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। छोटा पेड़ भी सुंदर लग सकता है। ठीक है, ये क्या है, विपरीत शब्द, एक दूसरे के विरोध में विपरीत। दिन रात, सुख दुख, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा। ठीक है, अब चारों के देख लेते हैं कैसे हैं। एकार्थी शब्द कौन से हैं, जो स्पष्ट अर्थ वाले होते हैं। अनेकार्थी शब्द कई अर्थ देते हैं, संदर्भ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि आंखों से जल बह रहा है तो वो आंसू की जगह प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे ही पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जिससे भाषा में विविधता आती है। ठीक है, विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले होते हैं, विचार को स्पष्ट करते हैं। ये चारों का सारांश है। फिर है निरर्थक शब्द। जो सार्थक थे अब है निरर्थक। अर्थ के आधार पर दो थे, सार्थक और निरर्थक। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता और जो भाषा में उपयोग नहीं किए जाते उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। ये केवल ध्वनि होते हैं और संवाद में अर्थ स्पष्ट नहीं करते। हम वैसे बिना अर्थ के तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने अर्थ से जल बोला, आप लज बोल सकते हैं। पल को पल है, जैसे पल पल, तो आप लप लप, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे कि गलफ, फल, फल आप बोलते हैं तो पता लगता है कि फल की बात हो रही है। आप लफ बोल दोगे तो क्या ही मतलब है इसका। झप, टकू, बवा आदि जैसी भी कोई सिर्फ ध्वनियां है जिसका कोई अर्थ नहीं है। रचना के आधार पर शब्द के भेद, ये हमारा सेकंड पॉइंट। रचना के आधार पर शब्द के भेद हमारे 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्दों को उनके निर्माण या बनावट के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन से, सबसे पहले है रूढ़। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में स्थिर हो चुके हैं और जिनके अर्थ का विस्तार नहीं किया जा सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन से शब्द रूढ़, जो किसी विशेष अर्थ में स्थिर हो गए हैं, जिनके अर्थ का विस्तार नहीं किया जा सकता। अब जैसे जल है, अगर आप इसको तोड़ दोगे तो जय और लय निकल जाएगा। जय का भी कोई मतलब नहीं है और लय का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही नदी में न तोड़ दोगे और दी तोड़ दोगे तो न का भी कोई मतलब नहीं है, दी का भी कोई मतलब है। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में स्थिर हो गए, जैसे कि ये दोनों मिलकर नदी बन गए तो ये क्या है, अर्थ में स्थिर हो गए। जल, जय और लय बन के जल बना तो ये स्थिर हो गया। जिनके अर्थ का विस्तार नहीं किया जा सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द सामान्य अर्थ से अलग होकर किसी विशिष्ट अर्थ में स्थापित हो जाते हैं। इनका अर्थ निश्चित होता है, समय के साथ विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, सामान्य अर्थ से अलग हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण नीम है ना, जैसे नीम, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो नी और म का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, नी और म का। ठीक है, ऐसे ही संत, गुरु, राजा। नीम का हमें पता है एक नीम का विशेष अर्थ है, एक नीम का वृक्ष है। संत एक धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, गुरु शिक्षक के लिए प्रयोग होता है और राजा राज्य का जो शासक होता है उसके लिए।
उदाहरण है आंगन में नीम का पेड़ है। ठीक है, नीम, नीम का एक ही अर्थ होगा, एक बस वो पेड़ के अर्थ में ही समझा जाएगा। संत का उपदेश सुनने लोग आए। संत सबको पता है क्या है, धार्मिक व्यक्ति है। मेरे मेरे गुरु ने मुझे सही राह दिखाई। गुरु, गुरु को तोड़ेंगे, गु और रू का कोई मतलब नहीं। राजा ने प्रजा की सेवा की। ठीक है, राजा। फिर है यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ उनके घटक शब्दों के अर्थ में समझा जा सकता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जो रूढ़ था हमारा, रूढ़ में दो शब्द अलग अलग नहीं थे, उनको तोड़ने के बाद दो शब्द नहीं बन रहे थे, वो एक ही शब्द था, उसको तोड़ने के बाद अलग अलग शब्द नहीं थे। लेकिन यौगिक में क्या है हमारा, यौगिक में हमारा क्या है कि शब्द दो होंगे, ये दो शब्द जुड़कर यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है, जैसे हम संधि करते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं, संधि में दो शब्द होते हैं, दो शब्द फिर उसको हम जोड़ के संधि बनाते हैं। ऐसे ही यौगिक क्या होंगे, दो शब्द के मेल से शब्द बनेगा, उसको यौगिक कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालय, विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, विद्यालय। जल पान, जल और पान से बना जलपान। राष्ट्रपिता, राष्ट्र और पिता, जिसमें दो शब्द हों और उससे एक नया शब्द बने, वो क्या है हमारा, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक। उन्हीं शब्दों के योग से वो क्या होगा हमारा, यौगिक। वाक्य में इनके प्रयोग देख लेते हैं। जैसे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई होती है। जलपान समय पर करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान किया जाता है। फिर है योग रूढ़। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु उनका अर्थ घटक शब्दों से भिन्न होता है। इसमें शब्द क्या है, दो होंगे लेकिन कोई अन्य नया अर्थ निकलेगा। ठीक है, दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा अन्य नया अर्थ निकलेगा, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों का अर्थ सीधे घटक शब्दों से नहीं समझा जा सकता। दो शब्दों से बने होते हैं, अर्थ विशेष होता है, घटक शब्दों के अर्थ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म। इसका मतलब होता है जो कीचड़ में जन्म हुआ, जिसका तीसरा अर्थ निकला हमारा कमल। नील कमल, नील नीला, कमल हमारा कमल का पेड़, विशेष रूप का कमल, नील कमल। इन चंद्रमुखी, चंद्रमा चांद, चंद्र मुख मुंह, तो चंद्रमा के समान मुख जिसका, उसको क्या बोलते हैं, सुंदर चेहरा। तो ये क्या है, किसी तीसरे के लिए क्या है, रूढ़ हो गया। दोनों को योग हुआ, दो शब्दों का योग हुआ और तीसरे के लिए क्या है, वो रूढ़ हो गया। तो ये क्या आएगा, योग रूढ़। तालाब में पंकज खिला है। पंकज क्या मतलब, कमल, पंकज, पंकज। नील कमल बहुत सुंदर लगता है। चंद्रमुखी की मुस्कान मन मोह लेती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो तीसरे नंबर पे था, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कौन से, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे वाक्य में किसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं और क्या उनमें लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी क्या होंगे, जिनमें विकार उत्पन्न हो, नाम से ही आप लगा सकते हैं अंदाजा। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो, किसके कारण, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण। ठीक है, लिंग, लिंग जैसे, लिंग के कारण कैसे विकार उत्पन्न होगा, जैसे कि लड़का है, लड़का का क्या बन जाएगा, लड़की। ठीक है, ऐसे। और वचन के कारण लड़का है तो लड़के। ठीक है, वचन। ठीक है, ऐसे जिनमें विकार उत्पन्न हो, सबसे पहले विकारी, फिर अविकारी।
वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के अनुसार परिवर्तन होने क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग के अनुसार अपने रूप क्या है, ये बदल लेते हैं, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार बदलते हैं, वाक्य में प्रयोग के अनुसार इनमें क्या है, परिवर्तन होता है, भाषा को अर्थपूर्ण और सही बनाते हैं। उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे लड़का, लड़के का जब वचन के लिए इसमें विकार उत्पन्न होगा तो क्या बन जाएगा, लड़के। अच्छा, अच्छी, अच्छा लड़के के लिए जब अच्छी होगा तो कोई स्त्री स्त्रीलिंग होगा ना, लड़की लिंग, ये पुरुष के और ये स्त्रीलिंग होगा। फिर है खेलता, खेलती, लिंग के अनुसार ही पढ़ता, पढ़ेगा, काल के अनुसार। ठीक है, ये भविष्य काल, ये पढ़ता है वर्तमान, पढ़ेगा। काल के अनुसार भी क्या है, इसमें विकार उत्पन्न हुआ, इसमें परिवर्तन आया, तो क्या है, ये विकारी शब्द है। उदाहरण के लिए वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है। राम खेलता है, वह कल पढ़ेगा, तो ये क्या है, विकारी, जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन आए। अविकारी, वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल आदि के अनुसार नहीं बदलते और स्थिर रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने रूप में स्थिर होते हैं और वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे विशेषता क्या है, रूप नहीं बदलते हैं अपना, वाक्य में स्थिर रहते हैं, स्पष्ट अर्थ करने में ये सहायक होते हैं। उदाहरण जैसे और का क्या बदलो, जैसे लड़का का लड़की कर दिया, ठीक है, ये और का तो और ही रहेगा, लेकिन का लेकिन, यदि, क्योंकि, तक, यहाँ, वहां, अब, कभी आदि, ये क्या है, हमारे अविकारी शब्द हैं। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे हैं वाक्य में ऐसे ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं और तुम साथ खेलेंगे, ठीक है, ये और का और ही रहेगा। वह जल्दी आएगा क्योंकि आज छुट्टी है। वह यहाँ बैठा है, ये क्या सारे हैं, अविकारी, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है हमारे 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम। सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द जो संस्कृत से तत्सम समान रूप में आ गए, ठीक है, संस्कृत से जो के त्यों क्या है, हिंदी में आ गए, उन्हें क्या बोलेंगे हम, तत्सम शब्द। उदाहरण के लिए जल, अग्नि, गुरु, ये क्या है, हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे तत्सम शब्द है। जो संस्कृत के शब्द थे वो जो अब हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जो के तो उसे क्या कहेंगे हम, तत्सम। फिर है तद्भव, संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द। पहले क्या थे, संस्कृत शब्द थे, फिर संस्कृत से क्या आए हैं हमारे, बदलकर, संस्कृत से बदलकर हमारे किस में आए हैं, परिवर्तित होके हिंदी में आए हैं। जैसे कि पानी, आग, जैसे कि अग्नि था संस्कृत में, और बदल के रूप बदल करके हिंदी में क्या बन गया, वो आग, ठीक है, ये। फिर हमारे देशज, लोक में प्रचलित भारतीय भाषाओं से आए शब्द, जो बोलियां थी, हमारी बोलियां जो देशज है, ठीक है, जो हमारी जहां हम रहते हैं जिस परिवेश में, वहां की जो बोली होती है, वहां से कुछ शब्द आए हैं जो कि तो हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें बोलते हैं हम देशज। जैसे कि लोटा, झोपड़ी, ककड़ी, ये किसी विशेष बोली के शब्द हैं जो अब क्या है, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, देशज। और फिर है हमारा विदेशी। विदेशी कौन से हैं, अन्य विदेशी भाषाओं से आए, जैसे कि कोई हमारा फारसी से आया है, कोई हमारा तुर्की से आया है, ठीक है, कोई हमारा अंग्रेजी से आया है, तो ये क्या है, हमारे वे शब्द जो किसी विदेशी भाषाओं से आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, विदेशी शब्द। जैसे पेन, स्कूल, स्टेशन, तो ये थे हमारे शब्द। अभी हम पूरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है शब्द। हमने शब्द को पढ़ा, ठीक है, शब्द के हमने 4 भेद पढ़े।
ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? अर्थ के आधार पर। फिर था हमारा रचना के आधार पर। फिर था हमारा प्रयोग के आधार पर। फिर है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा दो, कौन से? सार्थक और हमारा क्या था? निरर्थक। ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। फिर है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे कौन से थे? विकारी, दो थे ना, विकारी और हमारे क्या थे? अविकारी। फिर है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये थे हमारे चार उत्पत्ति के आधार पर। दो हमारे प्रयोग के आधार पर थे, तीन हमारे रचना के आधार पर और दो हमारे थे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे दो हैं, रचना के आधार पर हमारे तीन है वाक्य के भेद, प्रयोग के आधार पर दो हैं हमारे वाक्य के भेद और उत्पत्ति के आधार पर हमारे चार हैं। ठीक है, फिर है सार्थक। सार्थक को भी कितने हैं? चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और हमारा था विलोम। ठीक है, ये थे हमारे सार्थक को फिर हमने चार भागों में बांटा था। ठीक है, ये है हमारी पूरी तालिका शब्द से संबंधित। शब्द के भेद, शब्द के चार भेद हैं, अर्थ के आधार पर रचना, प्रयोग, उत्पत्ति, फिर अर्थ के दो भेद हैं, फिर दो में से सार्थक के क्या हमारे चार भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ठीक है, ये थी आज की हमारी शब्द से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद है आपको इससे काफी सहायता मिलेगी एग्जाम में। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।